अगर कोई मिस्टेक होती है तो अगर टीचर पूछता है कि वो पूछते हैं कि मिस्टेक क्यों है, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई। तो सर हमेशा बोलते थे कि मिस्टेक सिली नहीं होती है, सिली आप होते हो, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक सोच के मत इसको इग्नोर कर देना, जो मिस्टेक की उसको याद रखना। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Pranav Pundarik and today I'm having with me Prerak Tripathi, NEET 2018 All India Rank 33 and JIPMER All India Rank 3. So hello Prerak, welcome to Chamomile TV Toppers. Hello sir. So before we begin with this interview, let everyone know about your background, your schooling and about you. Okay, so myself Prerak Tripathi and I am from AIMS Bhopal. Right now I'm a final year student there. एंड स्कूलिंग और सब चीज़ें जैसे मैंने की थी, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ऑफ फतेहपुर विच इज़ नियर कानपुर, एंड माय फादर इज़ इन ट्रेनिंग जॉब्स, सो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स रहती हैं तो वो चेंज होती रहती थी हर टाइम। तो ऑलमोस्ट मैंने यूपी के बहुत सारे सिटीज़ में स्कूलिंग की है एंड कहीं भी मैं बहुत ज़्यादा दिन रहा नहीं हूँ। मे बी लाइक कानपुर, लखनऊ, ऋषिकेश, फर्रुखाबाद, बहुत जगह मैं रहा हूँ, आगरा, इवन आगरा। And so these were my initial background. From 7th class onwards I was in Ratlam St. Joseph Convent and वहाँ से मेरी मतलब डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुई। मतलब बिकॉज उसके पहले जितना भी सब था स्कूलिंग थी एंड रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, तो तब मेरे मार्क्स इतने नहीं अच्छे आते थे, एक एवरेज स्टूडेंट जैसे रहता था। बट वहाँ मैं हर टाइम इस चीज़ के लिए डिटरमिन्ड रहता था कि जब मुझे अच्छे से अच्छा करना होगा, लाइक अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ये सब रोट लर्निंग वाले चल रहे हैं, अभी मेरे काम के हैं नहीं, एंड मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन मैथ्स और साइंस की तरफ था। सो इवन तब से मैं सोचता था कि 11th-12th में आऊँगा तो सारे सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब के हो जाएंगे, बस इंग्लिश नहीं होगा, बिकॉज इंग्लिश तो मुझे आज भी नहीं पसंद है। तो तब से ही मैं सोचता था कि जब मैं उस लेवल पे आऊँगा तब मैं अच्छे से कॉम्पीट करूँगा एंड अच्छे से अच्छी चीज़ें लेना चाहूँगा। बचपन में साइंटिस्ट बनने का शौक था, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग रियलिटी से हम लोग वाकिफ़ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो पता लगता है कि हाँ जो सोच रहे हो एकदम वैसे नहीं चल रहा है। तो मेरा इंक्लिनेशन वही, जब मैं था 9th क्लास में तो उस टाइम पे मेरा इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग की तरफ था पूरी तरह से, एंड रतलाम से कोटा भी पास पड़ता था एंड मेरे स्कूल का कल्चर था, इट्स लाइक 250 अगर स्टूडेंट्स हैं तो ऑलमोस्ट 50 कोटा जाते ही आते थे। तो उस टाइम मेरा इंक्लिनेशन वहाँ था, लेकिन उसी टाइम पापा की जॉब का हो गया तो ही गॉट ट्रांसफर टू जबलपुर देयर एंड बाद में कानपुर आ गए थे। तो 10th में फिर मैं वहाँ से कानपुर आ गया था। मेरी प्रिपरेशन की सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि मेरा खुद से पढ़ने में ज़्यादा मन लगता नहीं है, तो मेरा ये रहता था कि कोई मुझे थोड़ा पुश करता रहे, बी इट अ टीचर और माई पेरेंट्स, कोई ना कोई हल्का पुश करता रहे। एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंस तो मेरे घर पे थे ही, तो हमेशा से ये रहता था कि खुद से अपना करना जल्दी से स्टार्ट करूं ताकि मेरी पॉकेट मनी वगैरह सब बनने लगे। तो 9th में तो जब मुझे पता लगा ट्रांसफ़र हो गया तो ये तो मेरा लगभग कंफर्म हो गया था कि कोटा जाना मेरे लिए काफ़ी टफ पड़ेगा एंड मेरे पेरेंट्स शायद ही मुझे अलाउ करें अब, बिकॉज पहले तो दोस्तों के साथ सब निकल जाता तो शायद अलाउ कर देते, लेकिन अब मेरे लिए टफ पड़ेगा। तो 9th के टाइम पे बस एक ही चीज़ पता था, NTSC होता है एक एग्ज़ाम जिसको करना है, जिसके लिए पढ़ाई अच्छे से करनी है एंड उसकी स्कॉलरशिप अच्छी खासी है, तो वो मिलेगा तो अपने हिसाब से जीने को मिलेगा। एंड टिपिकल यूपी पेरेंट्स हैं तो जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो तो आप भी जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे निकलने का मन था, तो जब फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कानपुर गए तो इट वाज लाइक प्रिपेयर कर रहे थे एंड प्रिपरेशन के टाइम में ये था कोई गाइडेंस नहीं थी। उस टाइम सिर्फ मैंने 2 बुक्स खरीदी, 2 बुक्स लगाना स्टार्ट किया, उन्हीं के लिए उनसे अच्छा प्रिपरेशन कर रहा था। बट ये था मैंने अपने एग्जाम की बैकग्राउंड स्टडी ज़्यादा की नहीं थी, तो प्रिपरेशन अच्छी थी, स्टेज 1 और 2 दोनों क्लियर करने के लिए लगभग बिल्कुल तैयार था। बट हुआ ये कि स्टेज 1 का पेपर यूपी बोर्ड से आता है एंड जो मेरी बुक्स थी उन बुक्स में वो पेपर थे दिल्ली के। अच्छा, सो एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CBSE, स्टेज 2 भी इजीली निकल जाता, बट स्टेज 1 पे ही अटक गया बिकॉज सब चीज़ें यूपी बोर्ड से थी। एंड उस टाइम मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था कि मैंने अपने एग्जाम की इतनी तैयारी की, खुद से की, बट बैकग्राउंड स्टडीज नहीं की। लेकिन एक चीज़ मैंने उस टाइम ये सीखी, कुछ ही दिन बाद मुझे पता लगा कि आपने अगर कोई नॉलेज गेन किया है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी नहीं वेस्ट जाता। बी इट अगर
आपका हो सकता है किस्मत खराब हो जाए, आपका ये एग्जाम नहीं हो, जैसे मेरा NTSC नहीं निकला, बट उस नॉलेज को मैंने यूज करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने पेपर्स निकाले, वहाँ ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया एंड आई गॉट इनटू अ कोचिंग एंड वहाँ पर मेरा फ्री में एडमिशन हो गया, सब कुछ फ्री हो गया। तो इट वाज अ मेडिकल, मतलब मेडिकल स्पेशलिटी की अच्छी कोचिंग थी वो, IIT में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने पुश किया कि मेडिकल परस्यू कर लो। बिल्कुल, हम अभी आते हैं इस चीज़ के ऊपर भी, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी प्रेरक से, थोड़ा चिट चैट कर रहे थे, तो प्रेरक ने कहा कि दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी एवर विल बी हियरिंग एट CTWT। तो हम आते हैं उन चीज़ों के ऊपर भी। सो प्रेरक, अभी जैसा कि तुमने बताया बचपन में मन होता है साइंटिस्ट बनने का, मेरा भी 6th क्लास से मन था पायलट बनने का, है ना। सबका कुछ ना कुछ ऐसे अटपटा सा मन होता है, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ अलग सा कर लें। सो ये जो तुमने ट्रांजिशन बताया कि ये शुरुआत से इंक्लिनेशन हमेशा साइंटिस्ट वगैरह बनने का रहा, फिर ये MBBS कहाँ से आया बीच में दिमाग में, ये 10th के बाद कि वो कोचिंग में घर वालों का मोटिवेशन आया कि व्हाट वाज स्पेसिफिक रीजन, मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ये था कि एक्चुअली देयर वाज नो मोटिवेशन, MBBS लेने की तरफ कोई भी वो नहीं था। इट वाज जस्ट अ चांस फैक्टर कि मेरा एक अच्छा एग्जाम निकल गया एंड बायो मुझे इतनी बुरी भी नहीं लगती थी एंड घर में मतलब चाचा MBBS डॉक्टर थे एंड पूरी मतलब अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पुश मेडिकल की तरफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड तब इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे एंड उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि IT के मतलब टाइम तो आ गया था जब थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ लोग मतलब नहीं हो रहा, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड मेरी फैमिली में सबसे बड़ी चीज़ रही है जॉब सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कभी देखी नहीं है एंड कभी सोची नहीं है। तो पेरेंट्स भी पुश किए कि मेडिकल लो एंड कई मतलब कुछ रिलेटिव्स भी समझाए कि IT में इतनी कम सीट्स हैं, नहीं ले पाओ अगर तुम और अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो लाइफ विल बी अ वेस्ट। ठीक है, ओके। ये ट्रुथ बिल्कुल नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है, बट इसके लिए मुझे पुश किया गया। तो लेकिन वो क्या होता है, I just got into the flow with it and got admission there and preparation फिर मैंने स्टार्ट कर दी। It was tough because बायो में थोड़ा थोड़ा रोट करना पड़ता है लर्निंग, बट as of now we know NCERT is everything, तो उतना ज़्यादा टेंशन रही नहीं उस चीज़ की। बिल्कुल। ये एक्चुअली ऐसा भी है कि सिर्फ घर वाले नहीं, तो हमारी तरफ यूजुअली ऐसा भी होता है, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पूरी सोसाइटी पुश करती है कि यही फील्ड को ऑप्ट कर लो बिल्कुल से। सो बेसिकली 11th 12th स्कूलिंग वगैरह सब कानपुर से हुई तुम्हारी? स्कूलिंग भी मैंने वहाँ पे प्रॉपर की है एंड मतलब लोग बोलते हैं कि ड्रॉप ले लो, मतलब स्कूलिंग डमी कर लो या फिर ऐसा कर लो। मेरे लिए ऐसा केस नहीं था। एक्चुअली जब स्कूल चूज करना था तो उसकी मतलब मुझ पे दे दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अपने हिसाब से चूज करो। तो मैं कानपुर में सारे स्कूल्स ऑलमोस्ट घूमा, सारे स्कूल्स मैंने देखे, कहाँ पर कैसा शेड्यूल है, कहाँ पे कैसी फी है, क्या रहेगा, कौन कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैंने 11th में मतलब 10th 9th से मैं गया था तो 10th मुझे अलग करना पड़ा एंड CBSE के रूल्स रहते हैं थोड़ा, तो वही मैंने पास के स्कूल में पढ़ा था, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। That was not that good, so I left it. And 11th में मैंने मंटोरा पब्लिक स्कूल लिया, DPS के पास में था वहाँ पे, and it was a really very good school। मतलब टीचर्स अच्छे थे, फ्रेंडली थे, अटेंडेंस का इशू कम रखते थे, लेकिन स्टिल स्कूल इतना ज़्यादा फन था कि मैं उस पार्ट को कभी मिस नहीं कर सकता था अपनी लाइफ में। तो इवन इफ मेरे 6-7 घंटे वहाँ जाते थे तो मेरा शेड्यूल इस तरह से हो गया था कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, मस्ती करो, एकदम माइंड फ्रेश कर लो, फिर घर आओ, 1 घंटे सो, फिर कोचिंग जाओ। वहां पर जब मैं इतनी मस्ती करके आता था और सो के आता था तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। एंड मैं खुद ये मानता हूँ कि लेक्चर पे जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हो आप उसी टाइम पे, मैं वही करता था। 80% लेक्चर वहीं तैयार हो जाता था और उसके बाद जो नोट्स बनते थे वहीं के वहीं रिवाइज कर देते थे 5-10 मिनट, एंड उसके बाद ब्रेक में थोड़ा टहलते थे एंड फिर से अगली क्लास। फिर छुट्टी भी होती थी तो 5-10 मिनट रुकते थे और नोट्स को रिवाइज करते थे एंड फिर वापस जाते थे। तो बेसिकली स्कूल का पार्ट तुमने मस्ती, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए रख लिया एकदम, है ना? ये माइंड रिफ्रेशमेंट की तरह रखा मैंने, एंड मैं मानता हूँ कि एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल भी नहीं लेना चाहिए 11th 12th में। ऐसा स्कूल लो जो आपको सपोर्ट करे। मेरे टीचर्स स्कूल के भी बहुत अच्छे थे, कोचिंग में भी बहुत अच्छे, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। एंड अटेंड मतलब मुझे और जो प्रिंसिपल थे उनको लगता था कि स्कूल आना तुम्हारे लिए वेस्ट है एक तरीके से, अगर तुम इतनी अच्छी कोचिंग जा रहे हो। तो बेसिकली ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस एंड ही टोल्ड कि स्कूल इतना मत आया करो। अच्छा। बट स्टिल आई हैड 95% ऑफ अटेंडेंसेस एंड इवन जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था 11th में तो ही टोल्ड कि एप्लीकेशन वगैरह दे दो। इवन आई रिफ्यूज दैट बिकॉज मैंने बोला इतनी अटेंडेंस में क्या ही करूंगा एप्लीकेशन देके, सब बनवाना पड़ेगा मुझे।
ओके सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी अलग तरह की स्टोरी है. Yes, सो 12th के साथ ही तुमने नीट का एग्ज़ाम क्रैक करा कि इसकी भी क्या पीछे स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी ही वाज टेलिंग मी, सो लेट्स हियर इट आउट. सो इट वाज लाइक लगभग 1.5 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी थी मेरी. हाँ. एंड मैं अपने बैच ऑफ सेंटर पे हमेशा टॉप करता था. एक दो बार हुआ जो मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ. एंड इट वाज उसके भी जो रीजंस होते थे वो मैं एलिमिनेट करने करता था ट्राई. एंड थोड़ी गलतियां करनी चाहिए टेस्ट में, मैं तो मानता हूँ, बिकॉज अगर आप अभी नहीं करोगे तो फाइनल में अगर कर दी तो ज़्यादा दिक्कत होगी. बिल्कुल. अभी प्रिपरेशन में कर लो, उन्हें याद रख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो बेसिकली ऐसा ही था. पहले टेस्ट में अच्छा स्कोर किया तो स्मार्टफोन घर पे एक ही था दीदी का. सो उस पर कैंडी क्रश स्टार्ट किया. एंड इट वाज लाइक अगले टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम हो गए. अच्छा. लाइक उस टाइम पे 650 मार्क्स ज़्यादा काफ़ी होते थे. बहुत. मेरे पहले में उतने ही आए थे. सेकंड में अगर 605 हो गए तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होता था वो भी. बिल्कुल. बट स्टिल आई कंसीडर्ड इट एज फेलियर. तो फोन फिर साइड में. इसी तरह रहा. सोशल मीडिया से एकदम दूर रहा कि बिकॉज आई एम द गाय जो सबसे इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है. तो डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर ही रखे, सोशल मीडिया दूर रखा. फिर ऐसा आया जब टाइम आया जैन में फॉर्म भरने का. सो आई गॉट इनटू उसका साइबर कैफे. आई फिल्ड माई डिटेल्स एंड वहाँ लिख के आया बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम. तो बात ये हुई कि आई एम 2000 बॉर्न, बट घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब 1 साल एक्स्ट्रा के लिए 1 साल ऊपर कर दो. एंड यूपी में ये कल्चर चलता ही है लगभग हर जगह. 1-2 साल सब करते हैं. तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे 8th में भी आई थी एनसीसी के लिए. तब मैंने पेरेंट्स को बोला था कि सही करा दो, अभी तो हो जाएगी, बट दे रिफ्यूज्ड इट. सो उसका बाद में मुझे 12th में मिला कि डोज कि आप एलिजिबल नहीं हो. सो मेरा फॉर्म नहीं हो पाया एंड इट वाज डिवास्टेटिंग फॉर मी. एंड पीसीएम भी लिया था मैंने 11th-12th में. अच्छा. दोनों लिए थे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. एंड सब लोग बोलते थे कि फिजिक्स में फ़ायदा होता है पीसीएमबी का, बट बेसिकली नहीं होता है. थोड़े से फॉर्मूलेस 2-3 पेजेस याद कर लो ना तो उतने में पूरा हो जाता है. तो बेसिकली अब मेरे पास एक और बर्डन एक तरीके से था कि बोर्ड्स में अच्छे लाना है, मैथ्स में भी, बिकॉज मेरा 6 सब्जेक्ट नहीं था तो परसेंटेज में वो रिफ्लेक्ट होता. तो एक फिर थोड़ा सा मतलब परेशान रहे, थोड़े टाइम पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, थोड़ा मस्ती ज़्यादा की. फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया तो 1 महीने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब मैथ्स की करते रहे. फिर बोर्ड्स दिए, मेंस अपीयर हुआ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री दिया मैंने, और मैथ्स नहीं दिया बिकॉज लग रहा था एक एग्जाम तो दूं कम से कम. तो उसमें मेरे 167 मार्क्स बन गए थे एंड लगभग 16 के आसपास रैंक बनी थी बिना मैथ्स के. तो ऐसे मैंने एग्जाम दिया. उसके बाद में फिर था कि अब ड्रॉप लेना है तो फिर से प्रिपेयर करना है. ओके. सो बेसिकली मतलब सब कुछ ठीक ठाक तैयारी करने के बाद भी एक डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में सो यू हैड टू ड्रॉप जबरदस्ती का एक तरीके से, है ना? yes, बिल्कुल से. चलो हम आते हैं उस चीज़ के ऊपर भी. बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन. इंटरेस्टिंग क्या मतलब, शुड नॉट हैपन सिनेरियो होता, बट इट्स ओके दैट हैपन. ठीक है, मे बी उसने कुछ और बेटर ही कराओ, है ना, इन फ्यूचर. सो अच्छा, अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन फेजेस वगैरह तो चलो ठीक है. अभी फाइनली यू आर डूइंग MBBS आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रिपरेशन फेज. सो हाउ इज़ MBBS? इज़ इट टफ? बहुत लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना, कि हाँ भाई हम जाके कॉलेज ये करेंगे वो करेंगे. तो तुम ही से जान लेते हैं. अभी आई गेस 4th ईयर में हो, है ना? सो या टेल अस अबाउट हाउ इज़ MBBS. एंड बहुत पढ़ना पड़ता है कि क्या कैसे चल रहा होता है? बिल्कुल. MBBS की एक तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली तो एक तरीके से थोड़ी हाइप चीज़ है. ठीक है, इट्स ऑनेस्टली आप जैसे रहना चाहो और आपका इंस्टीट्यूट जैसा अलाउ करे आप वैसे रह सकते हो. इट मे बी अ कॉलेज लाइक एम्स दिल्ली जहाँ पर आप कभी भी हॉस्टल से निकल सकते हो और किसी को भी एंट्री करा सकते हो एंड पूरे टाइम अनरिस्ट्रिक्टेड घूम सकते हो. अटेंडेंस के इश्यूज कम रख सकते हो. एंड इट मे बी अ कॉलेज लाइक आई डोंट वांट टू से द नेम बट कुछ यू कैन से द नेम. कुछ नए एम्स हैं. सो दे आर लाइक वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है. तो इट्स लाइक व्हीकल्स अलाउड नहीं है. हॉस्टल टाइमिंग्स एकदम फिक्स है. रात को हॉस्टल में भी अटेंडेंसेस होती हैं. ये भी हो सकता है. आपका हो सकता है आप थोड़े बंक्स कर सको, जैसे GMCs में बंक करने इजी होते हैं, आप घर वर ज़्यादा जा सकते हो. और बी इट कॉलेज लाइक माइन और सम न्यूअर एम्स जहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं अटेंडेंस के, आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है. एंड एक्चुअली आप अगर जैसे आप बाहर जाके कहीं पढ़ रहे हो हॉस्टल में तो आपके लिए ट्रांजिशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. बट मेरे लिए जो मैं क्या कहते हैं, मैं हमेशा घर से पढ़ा हूँ एंड हमेशा मम्मी मुझे डांटती रही कि पढ़ते रहो. उसमें ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज होता है. इट्स लाइक आप एकदम खुल गए हो, अब आप क्या करते हो ये सब आप पे है.
आप MBBS में रोज 1-1.5 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो PG में, क्लिनिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा पढ़ के भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है। आपको यूजुअली चीज़ें रीड करनी है, उनसे आपने जूनियर रेजिडेंट्स और SR से इंटरेक्ट करना है, उनसे क्लिनिकल केसेस के बारे में ज़्यादा बात करनी है, क्लिनिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने हैं, एंड उसी तरह से MBBS निकल जाता है। MBBS कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है पास करना या भी कुछ करना। इट्स लाइक 3.5 years मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो लोग जितना बोलते हैं पढ़ना, मैंने तो उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। सो बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट हुआ काफी हद ये तक। आप पे डिपेंड करता है आप पढ़ना कितना चाहते हो, आप बिल्कुल। इंस्टीट्यूट कौन सा चूज करते हो। Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट चूजिंग पर आते हैं। तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 3 जिपमर में थी आई गेस, है ना? उस टाइम पर सारे एग्जाम्स अलग अलग हुआ करते थे, नीट का एग्जाम, एम्स का एग्जाम, जिपमर का एग्जाम। सो व्हाई नॉट जिपमर एंड व्हाई एम्स भोपाल? Actually, I'm from Kanpur, UP. So first of all, Jipmar will be a very far away place. Okay. Secondly, मुझे लगा था उस टाइम पे कि इंग्लिश में इंटरेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट से, एंड मुझे मन था कि मैं हिंदी में इंटरेक्ट करूं पूरा, बिकॉज एट द एंड मैं चाहता था यही अपने सिटी कानपुर में सेटल होना। तो मैंने सोचा इंग्लिश में क्या ही इंटरेक्ट करूं, एंड फिर मुझे पता है जिपमर जाऊंगा तो पढ़ाई अच्छी है, वहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड आई वाज लाइक 3 साल मैंने पढ़ लिया है, बहुत प्रिपरेशन की है, अब आई वांट टू एंजॉय। सो उसके लिए मैंने सोचे थे कॉलेजेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिपमर मैंने इसलिए हटा दिया। बाद में मेरा एक जूनियर आया, उसको पढ़ने का थोड़ा था, उसके पेरेंट्स से जब मिला था अगले ईयर में तो उससे बात हुई थी, तो उसको जिपमर मिल रहा था। तो उसके पेरेंट्स ही सब बोल रहे थे, तो मैं समझा रहा था पढ़ना है तो जिपमर चले जाओ, एंड दैट गाय उसने एक भी वर्ड भी अटर नहीं किया मुझसे, एंड ही वाज जस्ट लाइक मी। तो ही गॉट टू जिपमर बट ही इज नॉट दैट हैप्पी देयर, एंड उसके बाद मुझे पता लगा वहाँ तमिल में इंटरेक्ट करना पड़ता है पेशेंट से। सो वैसे ही इतनी सारी चीज़ें, मुझे एक और लैंग्वेज लर्न करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, एंड इट्स गुड, पुडुचेरी इज गुड फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल, अल्कोहल वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं, सब मज़े हैं वहाँ पे, बट वहीं पे सेटल होके पढ़ना एंड ऑल, और थोड़ा सा फूड भी रहता है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का, तो आई रिफ्यूज जिपमर। For FMC, that's we know the bond and all things, and आर्मी में जाने का ऐसा मन नहीं है, इतने सेक्रीफाइसेस मैं कर ही नहीं सकता एक तरीके से, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, एंड उतने सेक्रीफाइसेस मुझसे हो ही नहीं सकते। फिर दिल्ली के कॉलेजेस पे आता हूँ, तो एम्स दिल्ली तो रह गया था थोड़े से मार्क्स से, बिकॉज 79 रैंक थी एम्स में, और थोड़ा सा पेपर अच्छे नहीं गए थे मेरे, नीट और एम्स दोनों ही पेपर अच्छे नहीं गए थे, जिपमर एकदम बढ़िया गया था। सो मैमसी मिलता मुझे और बाकी कॉलेजेस मिलते हैं, एंड एम्स दिल्ली का भी था, एज सच अभी दिल्ली में ही हूँ, बट दिल्ली मुझे एज सिटी नहीं पसंद है ज़्यादा। अच्छा, सो काफी चूजी हो गए हो तुम, बहुत ज़्यादा चूजी, मतलब रैंक आ गई है तो चूज करना अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वाज लाइक सिटी की लाइफ नहीं जीनी थी, थोड़ा नेचर के पास रहना, पॉल्यूशन से दूर रहना, ये सब भी चीज़ें थी। तो इवन इफ आई हैड गॉट एम्स दिल्ली रैंक, तो मैं ट्राई करता कि मैं एम्स दिल्ली नहीं लेता, बट वो मुझे पता है कि उस टाइम मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं था, घर वाले धक्का मारते तो मैं आ ही जाता यहाँ पे। फॉर मैमसी एंड ऑल, उसमें अटेंड की थे मैंने काउंसलिंग, पहले मैं UCMS अलॉट हुआ था, सेकंड में मैमसी अलॉट हो ही जाता। सो इट वाज लाइक मुझे तो नहीं जाना दिल्ली, बट क्योंकि और मैं एक बार आया था यहाँ पे नोडल सेंटर में भी दिल्ली, तो मैंने देखा था ऐसे मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था ज़्यादा, एंड पापा पुश कर रहे थे कि दिल्ली ले लो, तो उनके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ तुम कॉलेजेस देख लो और फिर मन करे तो ले लेना। अच्छा। इट वाज लाइक एक दिन मैं अपना अलॉटमेंट लेटर लेके UCMS का 3 कॉलेजेस घूमा था, उस टाइम में RML नहीं था, एंड सारे कॉलेज देखा, सबके बारे में जाना, पता लग गया बहुत पढ़ाई होती है हर जगह पे, एंड इतनी आज़ादी नहीं है,
अच्छा 3 साल And- बहुत पढ़ लिए हाँ, है ना, और यहाँ काफी। पे जो लोग हैं वो दिल्ली के ही हैं, तो उनको तो आराम रहता है। जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ हाँ दिल्ली कोटा और सब आईपी कोटा मिलेंगे, वो सब फायदे रहेंगे, बट हम्म। फिर भी मैंने लाइफ को ज़्यादा चूज किया कोटास के ऊपर। ओके एंड आई गॉट इनटू एम्स भोपाल। एक तरह से मेरा ड्रीम कॉलेज भी था। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले सोचा था एम्स भोपाल जाना है। ओके शुरुआत से। एंड वहाँ की जो चिल लाइफ है, इट्स अच्छा। जस्ट फैंटास्टिक। मतलब मैं वहाँ पर हर इंसान आराम से फिट हो सकता है। अगर किसी को पूरे टाइम मस्ती करनी है तो मस्ती कर सकता है, किसी को बहुत पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो वैसा ही सीन है। इवन 7th सेमेस्टर में मेरा एक बैचमेट है, हाँ इज लाइक ही डज प्रोसीजर्स लाइक सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, यहाँ से डालनी रहती है जगलर वेन से। हाँ हाँ तो ये प्रोसीजर्स भी करने को मिलते हैं जो इंटर्न्स को भी करने को मिले, मुश्किल रहता है कभी कभी। ओके तो क्लिनिकली बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई में भी एकदम चिल है, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, एंड मस्ती करना चाहो वो भी बहुत अच्छा है। एंड क्लिनिकल ईयर्स आने के बाद में बहुत ही आराम हो जाता है। इट्स लाइक आफ्टरनून क्लासेस नहीं अब हमारे पास फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट बहुत कम होती हैं। एंड एक सेमेस्टर तो पूरा सिर्फ क्लिनिकल है, उसमें कोई क्लास ही नहीं होती है। ओके सो दैट्स लाइफ एट एम्स भोपाल। एंड मैं तो बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। अच्छा एंड पीजी के लिए मैंने सोचा है मैं यहीं पे लूँ, इवन इफ आई गॉट अ गुड रैंक, बिकॉज फिर से आराम सबसे ऊपर है। है ना, मतलब फन होना लाइफ चाहिए। जीना सबसे इम्पोर्टेंट है। बाद में तो करना ही है सब चीजें, तो बिल्कुल। प्रैक्टिस करो, सीखो और लाइफ जियो। ओके सो अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की तरफ। सो यार काफ़ी टाइम पहले 2018 के आसपास तो यार 610 620 स्कोर अच्छा माना जाता था काफ़ी, है ना। अब तो खैर उतने पे भी सिलेक्शन कॉलेज मिले ना मिले एक डूबियस सी बात है। तो सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, फिजिक्स को लेकर के तुम्हारा क्या अप्रोच था? और जैसा कि तुमने बताया कि यू हैड PCMB कॉम्बिनेशन, सो उसने कितना हेल्प किया तुम्हें? क्या उसने हेल्प किया कि डिस्टर्ब ज़्यादा किया? और फिजिक्स में स्पेसिफिक अप्रोच बताओ यार अपना। PCMB एक्चुअली लेना एक तरीके से बहुत ही बड़ी नुकसान वाली चीज़ है। आप लोगों की बातों में नहीं आए एंड जेई को बैकअप नहीं समझा। अगर नीट कर रहे हैं तो बेसिकली उसी लाइन पे जाए, एंड कुछ और करना होगा तो बाद में देखा जा सकता है। लेकिन PCMB बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इट्स लाइक फिजिक्स में वो जो मैथ्स का पार्ट है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर कोई लेक्चर रिवीजन लेक्चर देखो तो आधे घंटे का है, एंड फॉर्मूलेस देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस के हैं। तो इट्स लाइक जो PCMB लेते थे वो लोग, उन लोग बोलते हैं कि हाँ उनको एडिशनल बेनिफिट होता है फिजिक्स में। तो उसका रीज़न ये रहता है कि हाँ क्योंकि उन फॉर्मूले से वो भाग नहीं सकते हैं, तो उसका वो बेनिफिट होता है। बट अगर कोई सोच लेता है कि मैं क्या कहते हैं PCMB नहीं लिया, मैंने PCB ही ली है, लेकिन वो 4 पेज याद कर लेते हैं, तो सेम ही बेनिफिट हो जाता है। तो मैथ्स तो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक मेरे जो मैं पढ़ता था तो 3-4 लोग हम थे PCMB वाले, एंड 3 लोग थे जो PCB के थे, लेकिन वो सब कर लेते थे, तो वो इक्वली हो जाता था। कोई बहुत फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड जो उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, इवन NCERT लेवल के भी। तो PCMB इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। फिर फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए क्या रहता है, जैसे मेरे टाइम में तो 3 एग्जाम्स थे, एंड एम्स तो जेई एडवांस के लेवल के बराबर ही हो जाता ऑलमोस्ट। तो जो मेरे 12th में जो नए टीचर आए थे उन्होंने NIT से किया था, एंड ही वॉज टेलिंग कि हर चीज़ बेसिक से करना होता है। तो मेरा भी यही था कॉन्सेप्ट कि हाँ, उन्होंने बोला बहुत सारे सब्जेक्ट हैं एंड रूट लर्निंग बहुत ज़्यादा है तुम्हारी बायो में, केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स को फ्री कर दो। तो इट वाज लाइक कि मैं एकदम बेसिक फॉर्मूलेज याद रखूंगा एंड सबके डेरिवेशन मुझे याद रहेंगे। मैं इस चीज़ पे फोकस करता था, एंड जितने स्पेशल केसेस हैं सबके डेरिवेशन में समझता था, एक भी मैंने रटे नहीं। इवन फॉर्मूले भी अगर मैं उस टाइम जैसे कोई टेस्ट दे रहा हूँ तो मैंने फॉर्मूला वो याद कर लिया। लाइक अगर 3 चैप्टर का टेस्ट आ रहा है तो वो मेरा फॉर्मूला याद रहूंगा, मेरे को याद रहेगा। बट ये पता है एंड में जब पेपर देने जाऊंगा तो वो फॉर्मूला नहीं याद रहने वाला है। तो बेसिकली मुझे वो तरीका याद रहना चाहिए कि मैंने किस तरीके से उस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अप्रोच दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो वही है, जितने भी स्टेप्स हैं, जो तरीके हैं, उनको याद रखते थे, इस तरह से करते थे। एंड फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, आप तो खुद ही फिजिक्स में हैं। एंड फिजिक्स जो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। इट्स लाइक बस अप्रोच बनाना आना चाहिए आपको, एंड अप्रोच आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन तो आपका पेपर में सॉल्व हो जाता है। तो यही चीज रखनी होती है। टफ से टफ क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं, एंड इवन विद बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा भी नॉलेज हो, अगर आप बेसिक क्वेश्चन ही याद कर लो, बेसिक फॉर्मूलाज ही समझ लो, तो इवन 110 120 का स्कोर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल 150 प्लस का स्कोर मैं खुद जानता हूँ एक बड़ी बात होती है, बट 120 110 इजीली स्कोर किया जा सकता है। एंड कई स्टेट्स में इतना स्कोर करने से मिल जाता है कॉलेज बिल्कुल से। जैसे MP में तो है ही, आप जानते हैं कितने मिलता है। यूपी में इट्स टफ, बट हाँ अगर आप स्कोर कर रहे हो बायो या केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में इतना तो डिसेंटली स्कोर किया जा सकता है।
क्वेश्चन छोड़ना या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने पे मत विश्वास रखो, बिकॉज हो सकता है कि इस साल इससे इजी क्वेश्चन आया, हो सकता है ये टॉपिक टफ हो लेकिन क्वेश्चन इजी आ जाए उससे। बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तभी आप परसेंटाइल में आओगे जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है। तो फिजिक्स के लिए तो यही है। ओके, अब अगर मैं इसमें स्पेसिफिक थोड़ा हो जाऊं तो व्हाट वर द स्पेसिफिक बुक्स यू फॉलोड फॉर थियरी एंड प्रैक्टिस? फिजिक्स मेरे टाइम में एम्स का भी पेपर था, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। एम्स में एम्स के पेपर में एनसीईआरटी बहुत मेन रहती थी एंड एचसीवी बहुत मेन रहती थी। बिल्कुल। एंड मैंने उस टाइम पे अपने की थी। एंड लेकिन आज भी अगर मैं 2021 का पेपर भी देता हूँ तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा है उसमें। एंड एनसीईआरटी फंडामेंटल्स है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा बढ़े जाते हैं, वो नहीं करने होते, लेकिन बाकी जितना है वो करना पड़ता है। अब एनसीईआरटी बनी कैसे फिजिक्स की, ये भी मतलब अच्छे से हमारे टीचर्स काफ़ी चीज़ें बताते थे। बिल्कुल, तो सब जानना चाहेंगे। हाँ, तो एनसीईआरटी बनती कैसे? जैसे कोई डीयू का प्रोफेसर है, उसको एनसीईआरटी बनानी है, तो वो इतना काम तो करेगा नहीं। वो अपने पीएचडी स्कॉलर्स को दे देता है कि ये टॉपिक है, इस पे आर्टिकल्स लेके आओ। तो वो 6-7 फॉरेन बुक से उठाता है आर्टिकल्स एंड मिक्स करके दे देता है एंड उसको अप्रूव कर देता प्रोफेसर है, उसे तो सब समझ में आ जाता है। लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम, अगर आप एकदम बेसिक को उसको देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी वो हो क्या रहा है। बेसिकली मेरा ये मानना है ना, एनसीईआरटी आर द बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन उनको समझना बहुत टफ है। बिल्कुल। तो ऐसा रहता है कि एक पैरा में लैंग्वेज अलग है, दूसरे पैरा में लैंग्वेज अलग है, वो बुक से ही अलग अलग लिए हैं। तो उसको समझने के लिए क्या किया, आप जैसे मेरा ड्रॉप ईयर था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, मुझे चीज़ें करनी। लेकिन अगर आप चाहो, मैं अपनी प्रिपरेशन 3-4 घंटे करता था, अगर आप उसको 5-6 घंटे कर लो तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। मैंने रेस्निक हेलिडे ली, ठीक है। रेस्निक हेलिडे पूरी एडवांस की बुक मानी जाती है एंड मेडिकल में मैं बता रहा हूँ बहुत जगह हाइप होता है, स्टैंडर्ड बुक्स ये हैं, बहुत हाइप्ड है बुक, बहुत टफ है बुक्स, तो ये सब नहीं करना। हाँ, यूरोडोव नहीं करने की नीड है, लेकिन रेस्निक हेलिडे सच अ सिंपल बुक। एक केस बताएंगे, उसके बाद उसी को डिस्कस करते हुए पूरा पढ़ाएंगे। मे भी हो सकता है आपके रेलेवेंट नहीं हो वो चीज, नहीं या फिर नहीं हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में वो बहुत अच्छा कर देता है एंड उसको एक बार रीड करते हो तो आप समझ जाते हो कि फॉरेन ऑथर्स लिखते कैसे हैं। एंड उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे, पूरी एनसीईआरटी बहुत सिंपल हो जाती है, सब समझ में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही रिकमेंडेड चीज है एंड आजकल तो सब ऑनलाइन चीजें, तो बहुत लोग बताते भी हैं कि ये चीज समझाने के या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके बताते हैं। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर मुझसे 19 या 20 पूछते कि करनी चाहिए तो मैं बोलता नहीं, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, एनसीईआरटी करनी चाहिए। साथ में हेलिडे थी एंड एचसीवी पूरी नहीं की मैंने खुद पूरी नहीं किया। लाइक मैकेनिक्स मैंने की थी एंड थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिक करंट का किया था एंड लेकिन आज के टाइम में मानता हूँ हाँ, एचसीवी इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी थ्योरी रीड कर लो एंड उसके एमसीक्यूज देख लो, अच्छे हैं दिमाग लगाने के लिए। एंड लेकिन एचसीवी दिमाग खोलने के लिए सबसे अच्छी किताब है। बिल्कुल, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे काम चल रहा है और कैसे एकदम टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अप्रोच कैसे बनानी है, वो आप सीख जाओगे एंड इवन उसके आंसर्स भी आपको पता है। अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको अप्रोक्सीमेशन की भी स्किल आपको सिखाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, अगर आप एकदम बेसिक वो आपको ज्यादा नहीं करना, आपको फिजिक्स होती ही नहीं है, एक चैप्टर है काइनेमैटिक्स और वो बहुत सिंपल है, उसके पास 2 क्वेश्चंस होंगे एंड एक्सरसाइज जो टफ होंगे, बाकी सब बहुत इजी हैं। तो केवल उसको एक बार करो, प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर दो, क्योंकि काइनेमैटिक्स तो आप भी जानते हो बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है नीट में भी, तो एक बार अगर आप वो कर लेते हो ना तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, कैसे भी आए क्वेश्चन हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी रीड करो, एचसीवी की थ्योरी रीड करो, ये करो, और बहुत सारा मटेरियल है ही। प्रैक्टिस के लिए बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, डीसी पांडे लोग करते हैं या फिर डीसी पांडे करते हैं, अरोड़ा भी एक करते हैं, एसएल अरोड़ा एंड बट मैंने अपने टाइम नहीं की, बिकॉज कोचिंग से मटेरियल मिलते ही थे, उसी मटेरियल को उसी को फॉलो करते थे, हो जाता था। बेसिकली सब सेम ही है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करो और गलतियां करो, गलतियां करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत जरूरी है। गलतियां नहीं की तो आपको याद ही नहीं होगा, आपको याद नहीं रहे। गलतियां एक तरीके से ज्यादा याद करने में हेल्प करती कि आपने ये की थी। तो बेसिकली जब भी कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो ना, पूरे दम से टेस्ट दे दो, पूरा लेक्चर देखो, उसके बाद उसको रिवाइज करो, फिर एक बार खुद से रिवाइज करके खुद को पढ़ाओ। बस खुद को पढ़ाओगे, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर खुद को पढ़ाओगे तो तुम्हें पता होगा क्या गलतियां कर रहे हो तुम। बिल्कुल, वो चीज करो, उसके बाद मस्त टेस्ट दो, उनसे सीखो, उनको ऐड करो, उनको स्टार मार्क करो, ये गलती हो जाती है मुझसे। फिर जब रिवीजन आओ उनको फिर देखो, और जब कोई और बड़ा टेस्ट हो तो बस उन क्वेश्चंस को देखो, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। एंड 175 स्कोर तो मेरा हो गया था। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वो कंट्रोवर्शियल था, थ्योरी का क्वेश्चन। इट वाज लाइक सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे थे, सीबीएसई ने अलग आंसर बताया,
चलो कोई तो नहीं। वो एक लक फैक्टर हो जाता है, बट मैं मानता हूँ कि मैं फिजिक्स में परफेक्ट था अपने टाइम पे। ओके ग्रेट। सो बेसिकली ये एक चीज़ है, मैं स्टूडेंट्स को भी हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जितनी गलतियाँ कर सकते हो कर लो, बट जस्ट डोंट रिपीट देम। एक बार कर लो, मेक श्योर वो रिपीटिशन ना हो रहा, उसको इतनी अच्छी नोट करके रख लो, क्यों गलती करे ये भी लिख के रख लो। बिल्कुल। अब हम आते हैं बायोलॉजी के ऊपर, है ना। सो बायोलॉजी में यार काफ़ी सारा ऐसा पोर्शन जो रट्टा मार, जैसे डाइवर्सिटी हुआ, मॉर्फोलॉजी हुआ, तुम जितना भी कंसेप्ट पढ़ लो लास्ट में याद ही करना पड़ता है ना, एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं। कुछ मज़ेदार पोर्शन है, जेनेटिक्स हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ, प्लांट फिजियोलॉजी जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये हो कैसे रहा है। सो व्हाट वेर योर अप्रोच? मैं पहले इस पार्ट पे आता हूँ, रट्टा मार अप्रोच, है ना, तो वो क्या रहता था, कैसे हैंडल करते थे उसको? तो मैं रटने में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, मुझे बायो में मतलब बायो पसंद थी, बट ये फिजियोलॉजी वाले पार्ट, रिप्रोडक्शन, ये सब पार्ट पसंद थे। जैसे ये आती थी मॉर्फोलॉजी, बस उसके किंगडम, बाद ये याद करना है तो ये एकदम क्या हो मूड गया खराब हो ये? जाता था। हाँ, तो इट वाज लाइक पैकेज में बहुत चीज़ें लिखी होती थी, बहुत ज़्यादा। बहुत तो ज़्यादा। जब एकदम छोटे छोटे टेस्ट होते थे तो ट्राई करते थे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाए। लेकिन और जब पेपर होगा तो मार्क्स कम आएंगे। इट्स लाइक मेरे बायो में 300 क्रॉस करना बहुत टफ होता था, मतलब मेरे होते ही नहीं थे क्रॉस। इनफैक्ट क्या होता है ना, कोचिंग वगैरह में जब एकदम जैसे हाँ, हाँ, दो वो चैप्टर के देते हैं, टेस्ट हो गए तो वो कुछ एकदम भी पूछ लेंगे बस, डीप से डीप। बिल्कुल। तो ट्राई करना होता है कि डीप नहीं, उनका टेस्ट डीप से डीप होता है, एंड होता है कि आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ट्राई करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करो। जो गलती हो रही होने दो, कोई दिक्कत नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना। मेरे 3 मतलब ऐसा रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री को टोटल करता था मैं 320, ऑल हमेशा क्रॉस हो जाते थे। जूलॉजी और बॉटनी में इंक्लूड करता था, कभी मेरे 300 क्रॉस नहीं होते थे। बहुत रेयर केस है कि 300 क्रॉस हो रहा है मेरा। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होते थे, बिकॉज सोचते थे एंड में तो एनसीईआरटी आनी है, तो इतनी टेंशन किस बात की लेनी है, दिमाग में तो क्लियर बट स्टिल अगर जितना आप कैपेसिटी में उसको पढ़ सकते हो उतना रहेगा। इट्स लाइक अगर मैं 120% पढ़ूंगा तो मुझे 90% याद आएगा। अगर आप खुद ही 90% पढ़ते हो तो 70 पे रह जाओगे एकदम। तो वो कमी नहीं रखनी है। एंड कल को अगर पेपर में भी कोई एनसीईआरटी बाहर आ जाता है तो एटलीस्ट जब इतना सब पढ़ा था आपने कभी ना कभी, तो थोड़ी एक गट फीलिंग डेवलप होती है, थोड़ी हल्की से मेमोरी डेवलप होती है। ऑप्शंस देखते हो तो थोड़ा सा चमकता है दिमाग की, हाँ ये कहीं पे पढ़ा हुआ आइडिया रहता है, आइडिया रहता है, बेटर अप्रोच। एंड कई बार ऐसा रहता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एक ऑप्शन एनसीईआरटी के, बाकी सब बाहर के। तो कई बार लोग वो नहीं में देखते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये तो टफ क्वेश्चन है, काफी बार डर लग जाता है यार, ये क्या आ गया अचानक से पेपर में। फोकस केवल एनसीईआरटी में। अब जैसे मैं तो दे नहीं पाया था 12th में, ड्रॉप के बाद मैंने जब दिया पेपर अपना, तो लास्ट के 2-2.5 महीने मैंने छोड़ दिए, सारे किताबी साइड में रख दी, सारी सिर्फ एनसीईआरटी रखी। मेरे टेस्ट होते थे, सब होते थे, मेरा स्कोर नहीं जाता था 300 क्रॉस, बहुत टफ होता था। टीचर्स डांटते भी बहुत थे, लेकिन मैं एकदम खुद में कॉन्फिडेंट आएगा तो एनसीईआरटी, और जो आएगा ये सब क्या ही पूछ लेते हैं, कोई मतलब का तो है नहीं। तो इवन टीचर्स बोलते थे कि हमें अपने हेड ऑफिस रिपोर्ट करने में बोल दो कि उनका एनसीईआरटी से आता है, ये सब मेरे काम का नहीं है। बिल्कुल। एंड सब रहा। जब नीट का पेपर हुआ तो उसमें भी 350 स्कोर हो गया मेरा, लकीली, जो 300 भी नहीं क्रॉस होते थे जल्दी। एंड एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी फिर भी एनसीईआरटी गलत कर दिया, उसका मुझे अफसोस है, एंड एक बाहर का था। तो बेसिकली 360 पूरे लाए भी जा सकते थे, बट नहीं है। लेकिन आज के टाइम में लोगों में खुद में कॉन्फिडेंस होता है कि बायो में 360 स्कोर करते हैं, और कर भी रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत बच्चे 330 प्लस तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, मेरे टाइम में टफ थी। लेकिन बात यही एनसीईआरटी पे ही फोकस रखना है, अच्छे से करना है, एग्जाम्पलर को भी फॉलो करना है, तो बायो इस तरह से हो जाती है। ले दे करके सिर्फ एनसीईआरटी भगवान है बायोलॉजी में, उसको पकड़ लो, पढ़ते रहो, है ना, बार बार मल्टीपल रीडिंग्स लगाते रहो। अच्छा, इसको प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे? खाली कोचिंग के मॉड्यूल्स के साथ प्रैक्टिस क्या करते थे? बायो में तो मुझे नहीं लगता था कोचिंग मॉड्यूल्स के अलावा कुछ चाहिए हो, लेकिन हाँ, बायो में एक बुक बहुत अच्छी रिकमेंडेड है, स्पॉन्सरशिप नहीं दी उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं। सो एमटीजी की फिंगर टिप्स मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट्स की रिकमेंड करता हूँ, लेकिन बायो की स्पेशली करता हूँ। एंड ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, मैंने भी की थी। एंड थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर भी पूछते हैं, लेकिन और लंबे क्वेश्चन देते हैं। तो पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन 21 में क्वेश्चंस वैसे ही आए हैं। अच्छा पेपर था, वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर वो बुक लगाते हो एंड उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। एंड एमटीजी फिंगर टिप्स जो है एनसीईआरटी बायो की, उसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। ओके, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो बहुत बढ़िया। और यार ये वाला भी रहता होगा, ये रटने वाली समस्या का तुमने बताया नहीं, वाया प्रैक्टिस ही अप्रोच रहता था। वाया प्रैक्टिस ही है, जब लेक्चर सुन रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा सुनो, और ऐसा टीचर चूज करो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पॉइंट्स तुम्हें बताता हो, याद करने में हेल्प रखता हो। एंड एनसीईआरटी छोटी पतली बुक ही है, याद कर लो, बिकॉज अगर फिर मेडिकल में जो आने वाली है वो तो खत्म कर देंगे आपको, सही बता रहा हूँ। तो वो बेसिक लर्निंग है, स्टार्टर्स हो गए एक तरीके से, वो एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। तो एटलीस्ट उसको निकालो, तभी अच्छा कर पाओगे। ओके ग्रेट।
अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, इसको स्प्लिट कर देते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में, और बोरिंग बिल्कुल। पार्ट से शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक का अप्रोच क्या रहता था तुम्हारा? बिकॉज फिर से याद करने वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो क्या अप्रोच रहता था तुम्हारा? इनऑर्गेनिक में क्या रहता है, 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं मैक्स टू मैक्स। उसमें से एक दो क्वेश्चन होंगे बाहर के, बाकी होंगे उसके। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, अगर 10 क्वेश्चन है उनमें से 9 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी का हर पार्ट देखा है, ठीक है? उसमें समरी भी देखना है कई बार, मतलब बाकी बुक्स में भी है, लेकिन समरी जरूर देखना, क्योंकि कई बार होता है पॉइंट समरी में लिखा होता है, मेन टेक्स्ट से गायब कर देते हैं। काफी ये होता है, बायोलॉजी में भी, बायो में भी होता है, एंड केमिस्ट्री में तो अलग से दिखता है, बहुत अलग अच्छे से दिखती है चीजें, इनऑर्गेनिक में स्पेशली दिखती हैं, तो वो देखनी होती है, करनी होती है। अब एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होगा, अब वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, जैसे इस बार आया था कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो बेसिकली अब फंसती बात क्या है, उस एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 3 महीने भी पढ़ोगे ना तो वो कम पढ़ सकता है। वो भी रिस्की है कि आए ना आए, हाँ, वो भी एक बात है। वो भी कम पढ़ सकता है। बुक्स हैं बहुत सारी, लोग पढ़ते हैं, जीआरबी, जेडीली, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। एक क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो तो ठीक है, और फिर वो लक फैक्टर भी हो सकता है तुम्हें, तुमने वो कहीं पढ़ लिया हो या तुम्हारे कोई क्वेश्चन में आ गया हो नहीं आ, तो एक के पीछे मतलब 90% पे फोकस कर सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बिकॉज मतलब पूरे पेपर में केवल एक वही है, उस क्वेश्चन के लिए 2-2.5 महीने की मेहनत है। बिल्कुल। और वो भी याद रहे कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। सो ये जो CTWT पे वन ऑफ द मोस्ट रॉ एंड रियलिस्टिक पॉइंट मुझे सुनने को मिल रहा है, मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं कि यार एक क्वेश्चन छोड़ दो, बेटर है ना, जो आ रहा है वो कर लो। क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत मत करो, मतलब बहुत ज्यादा पुश करना, वर्थ इट नहीं है। हाँ, मेरा ड्रॉप ईयर था, मेरे पास था टाइम, तो मैंने कर लिया वो। नहीं तो होता तो मैं नहीं करता, मैं 12th पे टाइम पे दे रहा होता पेपर, तो मैं उसमें नहीं फोकस करता। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का ये अप्रोच रहा। एनसीईआरटी इसमें ही भगवान है, वो पढ़ लो अच्छे से, काम निकल आएगा। वो पढ़ लो, नोट्स से समझो, और बस उसको अप्लाई करके एनसीईआरटी याद कर लो किसी तरह से। बिल्कुल। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक के ऊपर। सो क्या अप्रोच रहता था ऑर्गेनिक में? क्या रहता है यार, काफ़ी बार एनसीईआरटी में मैंने भी जो पढ़ी है, प्रॉब्लम ये होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स उतने अच्छी तरीके से नहीं है, जितना डिटेल जो चाहिए जो रिएक्शंस को समझने के लिए। सो क्या अप्रोच था तुम्हारा ऑर्गेनिक को लेकर के? ऑर्गेनिक को लेके क्या रहता है, मॉड्यूल्स भी कई बार इनसफिशिएंट पड़ जाते हैं, एंड मॉड्यूल्स समझा नहीं पाते हैं वो चीज़ें। ऑर्गेनिक काफी हद तक टीचर पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में नोट्स ज्यादा सुपीरियर होते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर, बट कुछ बुक्स भी आती हैं अच्छी। एंड ऑर्गेनिक क्या होता है, आप लोग ऐसे समझते हो कि केमिस्ट्री होती है कि ये मैकेनिज्म है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, होता है इसका रिवर्स है सर। होता है कि ये फिनोमेना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैकेनिज्म दी गई है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये होता है। तो इसीलिए एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हर चीज बहुत अलग होती है। तो अभी आपकी अप्रोच क्या है, इधर से इधर आने की? तो ये एक नॉर्मल अप्रोच है, एंड इससे सिलेक्शन हो जाता है। इट्स लाइक 15 में से 12-13 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो, ऑर्गेनिक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो, 15 में 15 करना चाहते हो, तो आपको रिवर्स मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। अब रिवर्स मैकेनिज्म समझाने की इंडिया में कोई बुक नहीं है, ठीक है? तो इसमें भी फिर से मेरे को 12th के एंड में रिकमेंड किया था मेरे प्रकाश सर थे, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बातें बोलते थे। इट्स लाइक उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, और पूरे कोचिंग में सबको याद है। अगर कोई मिस्टेक होती है, तो अगर टीचर पूछता है कि वो पूछते हैं कि मिस्टेक क्यों है, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई। तो सर हमेशा बोलते थे कि मिस्टेक सिली नहीं होती है, सिली आप होते हो, ठीक है? तो ये सिली मिस्टेक सोच के मत इसको इग्नोर कर देना, जो मिस्टेक की उसको याद रखना। तो उन्होंने ये रिकमेंड की थी मेरे को बुक, कई बुक्स बोली थी, लेकिन उन्होंने एक बुक बोली थी, क्या कहते हैं, सोलोमन एंड फ्राई, ठीक है? That was a very good book, and उसके 6-7 चैप्टर्स भी अगर आप पढ़ लो शुरुआत के ना, तो माइंडसेट बदल जाता है एकदम कि ऐसे करना है। बट हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें जो बाहर की, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हमारे कोई काम की नहीं है वो, बट काफी ज्यादा कंटेंट काम का है। अगर टाइम मिल रहा है, अगर ड्रॉपर हो, जैसे आपने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं, आप और इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर आपका माइंड सपोर्ट कर रहा है, तो पूरी बुक एक बार गो थ्रू करके देखो। बहुत सारी चीजें काम की नहीं है, बहुत सारी काम की है, पर माइंडसेट एकदम बदल जाता है। फिर चीजें दिखने लगती कि हाँ, मैकेनिज्म ऐसे काम कर रहा है, एंड यहाँ ऐसे करेगा तो यहाँ हिंडर हो जाएगा, यहाँ से एक्सेप्शन पूरे पता लग जाएंगे, वो दिखने लगता है, वो रिएक्शन सामने है ना। तो उसी का मतलब MS चौहान भी आता है, क्या MS चौहान की बुक आती है, उसका इंडियन वर्जन भी है, लेकिन वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। वो जेई वालों के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज क्वेश्चंस जेई के उस लेवल के आते भी बहुत ज्यादा है। नीट के लिए एक बार रीड करो, उनको समझो। एंड ऑर्गेनिक में पहली बार में कभी स्कोर नहीं होता। इवन मेरा भी, अगर मैं 180 दे रहा हूँ, तो उसी टाइम मेरा स्कोर डिप हो रहा था, 135-140 की रेंज में जा रहा था। लेकिन हाँ, वो सब चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें रीड की। एक अरिहंत की भी आती है, और
हाँ नहीं, MTG की एक और आती है रिएक्शन मैकेनिज्म करके, वो बहुत टफ बुक है, लेकिन हाँ वो देख लो तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सोलोमन देख लो, NCERT एक बार देख लो, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आ भी रहे होते हैं, एंड जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपकी अप्रोच, नोट्स और आपने क्या क्या सीखा ऑर्गेनिक को पढ़ते समय उससे चलता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे बन गई थी, एंड इवन मैंने सब किया, बट ऑर्गेनिक क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। ऑर्गेनिक टाइम कॉन्फिडेंस गया ना तो इट्स लाइक DPP सॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, हो जाती है, लेकिन जब पेपर होता है तो वो नहीं हो रहा होता। हम आएंगे इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे थोड़ी देर में इवेंचुअली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, तो इस पर भी आते हैं, तो फिर हम पेपर सॉल्विंग डिमोटिवेशन पे चलेंगे, बहुत बर्निंग टॉपिक है ये। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्या अप्रोच रहता था? फिजिकल केमिस्ट्री सबसे सिंपल है केमिस्ट्रीज में, फॉर्मूला है, लगाओ समझ लो, फॉर्मूला है, लगाओ समझ लो। एंड इवन NCERT इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो इधर उधर तो दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, एक चीज को सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं और 3-4 फॉर्मूले होते हैं। किसी क्वेश्चन में वो इजी पड़ता है, किसी में वो इजी पड़ता है, बट आपको क्या करना है कि 5-10 सेकंड मेरे एक्स्ट्रा भी लग रहे हो, फॉर्मूला एक फॉलो करना है। ये सबसे ज्यादा चीज आपको तब दिखेगी जब आप सॉल्व करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रहता है कि हाँ ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन करना है, रिडक्शन वो करना है, या फिर किसको माइनस लेना है किसको प्लस करना है, ये सब चीजें बार बार मिलती है। कहाँ रिएक्टेंट ऊपर रखना है, प्रोडक्ट नीचे रखना है। आप एक को फॉलो करके चलो, इधर उधर कभी कभी हो मतलब फिर आपका इधर उधर होना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट टाइम हम लोग सही कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ में, बाकी करने की नीड नहीं है। एंड हाँ साइन कन्वेंशन अच्छे से याद करने पड़ेंगे, फिजिक्स से थोड़े से वो करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। एंड NCERT का टेक्स्ट एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, लाइक थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम में कई जगह बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं, वहां से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं तो लोग नहीं लगा पाते हैं, बट सिंपल NCERT लाइन है। एंड केमिस्ट्री की NCERT ऐसी भी नहीं है कि जस्ट फिजिक्स की है, वो उन्होंने ऐसे बनाई है, लेकिन केमिस्ट्री की NCERT पता नहीं जिसने भी सब किया है बना के, कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है। केमिस्ट्री की NCERT इनफैक्ट ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी है। एंड इवन जैसे मैंने मेंस के पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत किया तो वो तो ऑर्गेनिक के वहीं से थे NCERT से, तो ध्यान देना पड़ता है। इवन JEE मेंस भी उससे कवर हो जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यही है बेसिकली, प्रैक्टिस, उससे मल्टीपल अप्रोचेस सीखते चलो एंड जस्ट मूव अहेड, ठीक है। ओके, सो हमने प्रैक्टिस के बारे में काफ़ी सारी बात करी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पर, और सब में प्रैक्टिस की ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम आते हैं मॉक पेपर्स के ऊपर। सो मॉक पेपर्स को लेकर के तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है? बिकॉज हम तो हमेशा रिकमेंड करते हैं जितना मॉक दे सकते हो उतना मॉक दो, बिल्कुल, है ना, सीखने को मिलता है, गलतियां करने का मौका मिलता है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी गलती करनी है पहले कर लो। तो यार 2 पॉइंट्स मेरे, 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि कब से तुमने मॉक देना स्टार्ट करा और कितने मॉक्स दिए तुमने, और इसमें ये भी ऐड ऑन कर लेते हैं कि क्या उसमें सिर्फ अच्छा स्कोर आता था कि गंदा स्कोर भी आता था? तो मॉक टेस्ट के बारे में तो मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी ओवर हाइप चीज है ये। अच्छा, आपको करना क्या होता है, आपको पार्ट वालों में ज्यादा ध्यान देना होता है, मॉक फिर आराम से छोड़ जाते हैं। एक्चुअली मैंने अपने टाइम पे कब मॉक देने स्टार्ट किए थे, मॉक टेस्ट मेरे टाइम पे जब मेरा 12th था तब तो मैंने मॉक नहीं दिए थे ज्यादा, बिकॉज मुझे पेपर ही नहीं देना था। तो एंड के जो पेपर्स थे केवल वो थे, मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं एक तरीके से सोच रहा था कि मॉक टेस्ट मैं बचा लूँ बाद के लिए। फिर और जो पुराने पेपर्स भी थे, मैं जैसे पार्ट वाइज अगर टेस्ट रहता है तो मैं उससे पहले एक पेपर्स अरेंज करता था सेम टॉपिक के, एंड उनको प्रैक्टिस करता था, बट इसमें नहीं किया था। फिर मॉक का जब इसमें टाइम आया तो इट्स लाइक मेरा एग्जाम था May 6 को, May 5 या May 6 को था, तो मैंने मॉक टेस्ट देना मार्च में स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा, एंड इट वाज लाइक वीकली एक देता था मैं, ठीक है, वीकली एक या वीकली 2। बाकी टाइम पे मैं अपने टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करता था। एंड एक्चुअली मैं बहुत ही मतलब आलसी टाइप का आदमी हूँ, एंड सब लोग और जितने टॉपर होंगे आपको भी पता होगा मैं बहुत अलग हूँ उनसे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे वही प्रकाश सर जो थे वही एक लाइन बोलते थे कि कोई भी काम करना हो तो आपको उस काम में जो परफेक्ट है उससे नहीं पूछना चाहिए, आपको एक आलसी आदमी के पास जाना चाहिए, वो आपको बताएगा सबसे शॉर्ट तरीके से फॉर्म कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही आदमी हूँ, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, जब भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा टेस्ट की फील वहीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए। कभी भी ऐसे कैजुअली नहीं सॉल्व करने चाहिए मॉड्यूल, अरे ये इतने कर लिए, ये चाय पानी करते हुए कर रहे हो, सब कर रहे हो। हमेशा जब भी करो ट्राई करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लो, अपनी घड़ी लगाओ, बैठो, टेस्ट सारे लगाओ, फिर चेक करो, फिर उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग स्किप कर देते हैं, ज्यादा सोचते हैं ये सिली मिस्टेक है या ये सब स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना होता। हाँ सीखना है, वहीं पे सीखने वाला प्रोसेस है। फिर टॉपिक वाइज कोई टेस्ट आता है तो एक रिवीजन लिया टॉपिक का अपने पूरे आपने, और उस टॉपिक के अगर आपके पास पहले के पेपर रखे हो या कहीं से अरेंज हो जाते हैं उनको सॉल्व करो, उनको भी उसी फॉर्मेट में सॉल्व करो।
तो होता क्या है, टॉपिक वाइज में आपको 110% अपना देना है, ताकि जब आपके मॉक टेस्ट आए तब आप 90-95 पे कम से कम स्टैंड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये रखना होता है। फिर ये एंड में मॉक में भी आता है, तो जब मॉक आता है तो फिर ये हो रहा होता है, एंड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप पीछे जाओगे ही जाओगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, वो ज्यादा रोट लर्निंग वाले होते हैं। जैसे एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आप हमेशा मतलब उसकी एनसीईआरटी 25 बार भी पढ़ लोगे ना, गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो उसका रखो कि हाँ ये मुझे हर मॉक के पहले पढ़ना है। ऐसे ही ड्रग्स वाला चैप्टर जो है उसमें जूलॉजी में, तो वो वाले जो लाइंस लिखी हैं वो भूल जाते हो अक्सर, उनको बार बार पढ़ना है। तो एंड में ये रहता है, इनको पढ़ के हमेशा मॉक देना है। हाँ। बाकी हल्का फुल्का रिवीजन करके मुझे दे देना है। फिर एंड में अगर क्या कहते हैं मॉक, हमेशा ये रखो प्रिपरेशन आपकी पहले हो चुकी हो, रिवीजन 1-2 बार जो रहते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपके उसी टाइम पे रिवीजन हो जाने चाहिए उस टॉपिक के, क्योंकि उससे आपकी जो गट फीलिंग डेवलप होती है ना, वो बहुत ज्यादा काम आती है एंड में, जब आपको कुछ नहीं याद आ रहा हो। एंड फिर मॉक देने हो तो एंड में मतलब मैंने स्टार्ट किए थे, उसके बाद में लास्ट के मंथ में भी टॉपिक वाइज भी चल रहे थे और साथ में थोड़े थोड़े मॉक भी चल रहे थे, दोनों दे रहा था। तो इट्स लाइक आखिरी महीने मैंने 15-20 मॉक टेस्ट दिए होंगे, बाकी मैंने टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज चल रही थी उसी पे काम किया था। तो टॉपिक वाइज के साथ एक रिवीजन और हो जाता है और फिर मॉक करने के साथ हो जाता है। ग्रेट। तो एंड स्कोर उनमें स्कोर पे इतने अच्छे हर बार नहीं आते थे। जैसे अगर मॉक के पेपर को आपको एनालाइज करना, बायो में कम स्कोर आ रहा है और पेपर बाहर का आ रहा है, तो आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अब क्यों ही मतलब होगा, आए ना तो एनसीईआरटी है, मेरे भी आते थे 300 और मैं आ तो गया 350 तक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा रखो, ठीक है। एंड जो गलतियां कर रहे हो उसको फाइनली एक फुल स्टॉप देना है आपको, जब आपके टेस्ट सीरीज वाले चल रहे हो टेस्ट, उनमें फुल स्टॉप देना है। फिर मॉक में थोड़े बहुत गलतियां होती रहेंगी, उसको रिवाइज कर लो एंड इसी तरह धीरे धीरे करके टेस्ट देने चाहिए। बिल्कुल। लो भी हो रहा हो तो ऐसे सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड जब मॉक दे रहे हो ना तो तीनों टाइप के पेपर देने चाहिए, इजी, मीडियम, टफ, सब तरीके, और आपके सिनेरियोस तैयार होने चाहिए, ऐसे करनी है सब चीजें। बिल्कुल। अच्छा यार, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, सब लोग बोल तो देते हैं बड़ी आसानी से, बिकॉज जब हम उस फेज से गुजरते हैं तब पता लगता है कि पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान है। सो तुम्हारे साथ भी आई तो होगी जरूर से ये सिचुएशन कि अब लग रहा है कि क्या करें, कैसे करें यार, नंबर ही नहीं आ रहे। सो हाउ यू टैकल दैट प्रॉब्लम? पहली बात तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो हमेशा ये ध्यान रखो तुम ऑप्टिमम किस पे परफॉर्म करते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड है कि मेरा ड्रॉप ईयर जब स्टार्ट हुआ, मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को पुश किया। 5 घंटे कोचिंग थी मेरी, 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा था। मेरे लिए 6 घंटे बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। मैंने 6 घंटे सेल्फ स्टडीज की, डाउट के लिए 1-1.5 घंटे जाता था वापस कोचिंग। एंड सोने का टाइम मैंने अपना, मेरा 8-8.5 आवर्स रहता है नॉर्मली, उसको मैंने कम करके 7 किया। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया एंड इट वाज लाइक टेस्ट हुआ ऑल इंडिया लेवल पे एंड मेरी रैंक 29 आई थी। नॉर्मली मैं 50 से 100 के बीच रहता हूँ। तो तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। तब मैंने सोचा कि अब कैसे करूं, मतलब मैंने अपना पूरा लगा दिया, तब भी मैं नहीं ज़्यादा पुश कर पा रहा हूँ, क्या मैं इतनी रैंक पे टिक जाऊंगा। बिकॉज उस टाइम अलग अलग पेपर होते थे, तो लगता था कि मतलब ड्रीम कॉलेज एम्स भोपाल है, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ड्रॉप के बाद भी नहीं पहुंच पाऊँ तो ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने सोचा हाँ, हर टेस्ट के बाद अगर खराब होता है ना तो आपको अपने आप में कोई चेंज लाना है। उस टेस्ट के बाद मैंने बोला कि मेरा ऑप्टिमम, मतलब मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा तेज चलता है जब मैं ऑप्टिमम सोता हूँ, दैट्स 8.5 आवर्स। तो मैं उतना सोने लगा। स्टडी आवर्स मैंने थोड़े से डिक्रीज किए, प्रैक्टिस बढ़ाई, उतने ही टाइम में ज़्यादा कंटेंट करने लगा मैं। तो उससे मेरा स्कोर बढ़ने लगा एंड स्कोर पेपर टफ हुए, थोड़ा स्कोर भी बढ़ने लगा। फिर मैं टॉप 10 में रहने लगा ऑल इंडिया लेवल पे, ऐसे टेस्ट आ रहे थे जब, और रेगुलर रहता था, ठीक है, ये रहता था। और फिर कभी उनमें तो मैं हमेशा करता था। एंड जब जैसे मॉक टेस्ट का टाइम था, उस टाइम लो आ रहे थे, 620, 630 ऐसे आ रहे थे एंड टीचर्स भी डांट रहे थे। एंड उस टाइम में मेरे एक सर थे, उनकी शादी थी, वो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड हुई, फिजिक्स वाले सर की शादी, वो जाने को नहीं मिला। बिकॉज पूरा आकाश यूनाइट हो गया कि ये नहीं जाना चाहिए किसी तरह, नीट आ रहा है 10 दिन बाद, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे मैंने एक सिनेरियो बनाया कि हाँ, अगर मैं इस टेस्ट में इतना ले आता हूँ तो मैं जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। तो उसमें मेरे नहीं आया, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, उसमें मैं जा भी नहीं पाया। तो एक्चुअली अगर आप ज़्यादा चीज़ें जानते हो तो सुपरस्टिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सुपरस्टिशंस आर लाइक, वो पॉजिटिव बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, काम के कुछ नहीं होते हैं, बट आपके माइंड को बना देते हैं वो, ठीक है। तो जब इसको एलाबोरेट करना प्लीज। जैसे मेरा टाइम था तो लाइक जैसे मेरे अभी इतने हेयर्स हैं, इससे बड़े ही रहते थे, ये साइड वाले नहीं रहते थे उस टाइम पे। तो मेरे थोड़े बाल बड़े हो गए थे और मेरे क्या कहते हैं, जब स्कोर अच्छा नहीं आया तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मन में आता है ना कि जैसे मेरे को लगता है मेरा सर भारी हो रहा है थोड़ा, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं बड़े बाल रखने के चक्कर में मेरा स्कोर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये मैंने सोचा अब इसे हटाना है, ठीक है।
तो कुछ नहीं, आप जैसे चाहो अपने सुपरस्टिशन को फॉलो करो, उससे बस आपकी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अपने को अच्छा लगना चाहिए, अपने को mentally अच्छा free, लगना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बार्बर शॉप जाने का भी नहीं सोचा, मैंने बस अपना उठाया 10 mm का ट्रिमर, पूरे बाल हटा दिया। अगर आपने मेरा कोई पहले इंटरव्यू देखा हो तो आप या फिर मेरी कोई पहले फोटो देखोगे आप, तो एकदम इतने छोटे छोटे बाल थे मेरे। तो मैंने वो हटाया और फिर ऐसा लगने लगा मेरा दिमाग खुल गया, अच्छा हो गया, स्कोर भी आने लग गए। तो हाँ। थोड़े सुपरस्टिशंस बना सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई नुकसान नहीं है। नजर उतरवा लो, ये करना हो, लेकिन बस आपको विश्वास होना चाहिए ये सब चीजें होती है। अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। अपने आप को मेंटली फ्री कर लें मेंटली एक बार, बहुत प्रिपेयर जरूरी करो। है। मुझे पता नहीं होता है, अपने आप को थोड़ा बेवकूफ बनाओ ना तो दिमाग बेवकूफ बन जाता है एंड फिर अच्छा करने लगता है चीजें। हाँ, बस उसको कंडीशन दे दो कि हाँ हाँ। भाई सब ठीक चल रहा है, अब और कर लो एकदम से, है ना। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है तुम्हारा इस चीज़ को लेकर के, बड़ा अच्छा लगा जान करके। अच्छा, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा लास्ट पार्ट की तरफ। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पहले 1-2 हफ्ते पहले लगने लगता है यार भूल तो नहीं रहा है, किताब खोल के दोबारा देख लेते हैं। फिर आता है एग्ज़ाम का पिछली वाली रात, है ना, कि यार सभी भूल रहे हैं, लगता है ये भी रिवाइज़ कर लें, ये भी रिवाइज़ कर लें। और फिर एग्ज़ाम हॉल में जब हम घुसते हैं और जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पेपर मिलने से पहले का टाइम फेज़ होता है, अल्टीमेट प्रेशर की फीलिंग होती है। तो इन सारे टाइम फ्रेम में जो प्रेशर फील करते हैं, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है, नो वन इज अवे फ्रॉम दैट। सो हाउ यू हैंडल दैट? तो सबसे पहले तो जब पेपर देना होता है तो पहले आपको प्रिपेयर करना होता है कि हाँ हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए एग्जाम टाइम हाँ, पे। बिल्कुल। तो मैंने तो अपने टाइम में बहुत किया, लेकिन किस्मत नहीं रही तो नहीं हुआ। इट्स लाइक मेरे को हमेशा 4-5 महीने में एक बार कोल्ड हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, और फिर नहीं होता है 3-4 महीने तो नहीं होता है। तो मैं लास्ट के 3 महीने में ट्राई कर रहा था मुझे कोल्ड हो जाए, बट कोल्ड नहीं हो रहा था। हाँ। लास्ट के 10 डे में बचने लगा, लेकिन लास्ट डे हो गया मुझे। एंड नॉर्मली मैं जितना सोता था पूरी, अब मैं यूपी में रहता था और एसी था नहीं, कूलर में था। हाँ, बस तो गर्मी रात में में बिल्कुल गर्मी, एकदम पूरा ह्यूमिड है, रात में बार बार जग रहा हूँ। तो मैं ऐसी कंडीशन में पेपर देने गया था कि मेरे पूरा सिर दर्द हो रहा है बहुत अच्छा वाला, मेरे क्या कहते हैं डीएनएस की भी प्रॉब्लम है, तो मेरी एक नाक पहले ही बंद हो जाती है, दूसरी भी बंद हो गई, पूरी नाक बंद है, गला पूरा खराब है। एंड अब इस कंडीशन मुझे पेपर देना है। अब वो अलग बात है, मेरी अप्रोच ये थी कि मुझे नीट से कॉलेज लेना है नहीं ज़्यादा, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी घर वालों की एक्सपेक्टेशंस और कोचिंग में इतने साल काम किया सबने, उसकी एक्सपेक्टेशंस तो पड़ी रही थी। बिल्कुल। तो आई जस्ट टुक 4 स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां मुंह में रख के चले गए अंदर पेपर देने। आई गेव द पेपर एंड उस टाइम ऐसा हुआ कि बायो तो एकदम लग रही थी, खड़ाखड़ लग रही थी। फिर केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री मेरे आखिरी टाइम पे टीचर चेंज हो गया था, उसमें ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, और इसीलिए मेरा स्कोर भी कम हो गया उसमें। ऑर्गेनिक में जो अप्रोच एंड में जो टीचर अप्रोच चेंज कराया ना वो थोड़ी गलत हो गई। तो 1-2 महीने जो चल रही ना अप्रोच, उसको मत चेंज करना। मैंने थोड़ा चेंज किया तो मुझे थोड़े नुकसान हुए उस चीज़ के। एंड उस टाइम हो रहा था ऐसे 2-3 क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास टाइम तो थोड़ा था, बट अब मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। तो आई जस्ट, अब सुपरस्टिशंस हैं तो है, जो मैं बता रहा हूँ सो है, मैंने चश्मा उतारा और मेरा ऐसा सुपरस्टिशन है कि मैं ग्रीन कलर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग को आराम मिलता है, एंड नेचुरल सी बात है। तो मैंने चश्मे उतारा और बस थोड़ा सा गार्डन देखने लगा, 5-6 मिनट भूल गया कि पेपर कुछ है भी, एंड फिर स्टार्ट किया, सारे क्वेश्चंस लगने लग गए। अच्छा, तो ये अपना अलग अपना टैकल करने का वो होना चाहिए, आपको ये सोचना है कि टैकल सब कुछ हो जाएगा। एंड फिर पेपर इतना अच्छा नहीं भी गया था, बट फिर भी 33 तक पहुंच गया आराम से। नहीं, बहुत अच्छी रैंक लेके आए यार तुम। इसमें तुम कहोगे कमेंट्स में सब बोलेंगे सर ये तो सभी करा दें फिर, है ना। तो बनानी होती है वो अप्रोच, आप जैसे उसको बनाओगे ना, अपने आप को जानो आप है वो कैसे। हाँ, बिल्कुल। मैं नीट के टाइम तक भी नहीं जान पाता, लेकिन अब मैं जानता हूँ अपने आप को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, एक बार अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने आप को, तो सब कुछ ऑलरेडी सेटल डाउन रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, पेपर को सॉल्विंग का कोई स्पेसिफिक अप्रोच रिकमेंड करना चाहोगे? बिकॉज मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि हर टॉपर का अपना अप्रोच होता है, उसके बाद वो एक बेंचमार्क हो जाता है ना। तो तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था? अपना अप्रोच बता दो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले की, OMR कब भरना है वगैरह वगैरह, उसको लेकर के। तो मेरा तो अप्रोच ये था कि बायो पहले करनी है एंड 25 से 30 मिनट में कर ही लेनी है किसी तरह से, ठीक है, जल्दी जल्दी करनी है। एंड एक बार क्वेश्चन रीड करना है, अगर आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा तो एकदम छोड़ दो, गोला लगा के आगे बढ़ जाओ। इसी तरह से करना रहता है। एंड पूरा जब हो जाए उसके बाद अगले सेक्शन पे जाना है। कभी भी 3 क्वेश्चन अटक रहे हो तो कभी भी वहाँ उस क्वेश्चन को फिर देखना नहीं है कहीं, जैसे मैंने अपने आसपास देखा, मैंने वो किया, एंड फिर मैंने अगर नहीं हो रहा है तो तुम दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। रफ वर्क कभी भी पीछे नहीं करना, वहीं साइड में करना है। एंड बाइलिंगुअल बुकलेट्स लेनी है हमेशा, कभी भी इंग्लिश वाली नहीं लेनी है। इंग्लिश में 2 कॉलम आते हैं, इंग्लिश तो लिखने का टाइम नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन अगर आप इंग्लिश और हिंदी लेते हो तो हिंदी वाला पढ़ोगे नहीं, उसके ऊपर कुछ भी लिखते चलो। तो इस तरह से रफ वर्क करने को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से सब प्लान करके रखना चाहिए चीज़ें। तो अगर वो करते हो तो आपको ये सब चीज़ों का फायदा मिलता है।
हाँ। फिर एक बार जब पूरा कर लो उसके बाद फिर आएगा OMR फिलिंग। तो बायो में चाहे कुछ भी हो जाए, बिना देखे OMR नहीं फिल करनी है। क्वेश्चन हो भी गया तो 5-10 सेकंड उसको फिर से भर देख लेना, फिर भरना है। OMR कभी भी स्टार्ट से नहीं भरना है, बिकॉज मान लो पेपर इजी था तो अब जो सिली मिस्टेक्स हो रही है वो OMR में रिफ्लेक्ट हो गई तो खत्म। तुरंत हाँ। 19 एंड 20 वालों में यही दिक्कत थी कि उन्होंने OMR जिन्होंने भर दिया उनका काम वही खत्म हो गया। और पहले क्या 20 वाले में खासकर जब पेपर हाँ। इतना आसान आ गया, सब अल्टीमेट एक्साइटमेंट में, हाँ। और फिर भर डाले OMR सीक्वेंस ऊपर वही नीचे। तो वो रहता। और पहले जब टफ थे तब OMR पहले भरना फायदा करता था, लेकिन यही अप्रोच है, OMR ऑप्टिमम टाइम भरो जब पूरा हो जाए। जब एक बार देख चुके हो पेपर, इट विल बी लाइक 2-2.25 घंटे हो चुके होंगे एंड तुम्हारे पास बचे होंगे कुछ मतलब 15-20 क्वेश्चन बचे होंगे एंड OMR फिल बनी। तो बायो देख देख के भरो एंड जो गलत हो जो हो रहा है उसको वहीं पे सॉल्व करो, या फिर तुम्हें लगता है बाद में कर पाओगे तो छोड़ दो, नहीं हो तो नहीं हो। उनको करते चलो। फिर केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अगर ऐसा हो जैसे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जैसे ऑप्शंस अगर ऐसे हो 2, 4, 8, 16 तो इन क्वेश्चन को फिर देखना। और अगर ऐसे ऑप्शन नहीं दूर दूर के हैं और अच्छे से आंसर आ गया था तो बिना देखे OMR भर दो, क्योंकि 2, 4, 8, 16 है ना, ये दिक्कत करते हैं बाद में, ये खेल कर देते हैं बहुत बार, कहाँ पे इंटीग्रेशन मिस हो गया, कहाँ पे क्या हो गया, तो उनको एक बार फिर से देख लो। एंड बाकी जो क्वेश्चन है उसको फिर से देखो, जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा और टाइम मिल गया थोड़ा सा तो उसको अप्रोच बनाओ, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ो। इस तरह से करना रहेगा। 170 अगर 180-170 क्वेश्चंस भी कर लेते हो एंड 165 उसके ऊपर कर लेते हो तो सिलेक्शन तो अच्छे खासा कॉलेज मिल जाता है। तो पहले अपना बैकअप रखो कि हाँ इतना एटलीस्ट मुझे लाना है, उसके बाद कितना करना वो तो उस दिन की बात होती है। तो जैसे जिसके दिन होंगे वैसे वो कर लेगा उस दिन। बहुत ही डिफरेंट और मतलब बहुत ही अलग अप्रोच है, बड़ा अच्छा लगा जान करके। तो हम आते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में, स्पेशली तुम ड्रॉप ईयर की बात भी तुम इंक्लूड कर सकते हो इसमें, व्हाट वर योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? माय बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन वाज इंटरेक्शन। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, अभी समझ ही आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता था। तो दिक्कत ये थी कि सोशल मीडिया पे एंट्री हो चुकी थी, उसको रोकना था। एंड इट वाज लाइक मैं रतलाम से कानपुर जब आया हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स उसी पे कनेक्टेड है, वो रोकना था एंड उसको रोका मैंने कि हाँ अब तो खैर सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप लोगों को कठिन होगा ये सब करना। मेरे टाइम में तो इंटरनेट ही बंद कर दिया था, सीधे सीधे काम खत्म था। आज तो सारा काम इंटरनेट पे। तो आज के टाइम में ये रिकमेंड करूँगा, जैसे यूट्यूब देख रहे हो तो एक वीडियो के बाद अगली वीडियो पे कभी क्लिक मत कर देना, ये रूल बना लो, कभी नहीं करना। क्वारा पढ़ रहे हो एक आंसर के बाद अगला आंसर कभी नहीं पढ़ना, और ये क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज प्रिपेयर कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक ही मकसद है, आप जितना ज्यादा टाइम बिताओगे उतना ज्यादा वो एड्स दिखाएंगे, उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू, उनका पैसे आएंगे उनके। लेकिन आपको लगता है वो सब फ्री है, लेकिन आपका टाइम जा रहा है उस चीज में, तो आपको वो कंट्रोल करना। सोशल मीडिया पूरा बंद कर दो, ज्यादा व्हाट्सएप पे थोड़े बहुत लोगों से कनेक्ट रखो एंड कोई डिस्कशन ग्रुप हो तो उसमें रहो, उसके अलावा कहीं नहीं रखो। लोगों के तानों से दूर रहो, कभी सुनो ही नहीं वो लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। यही सब चीज़ें फॉलो करनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है एंड थोड़ा सा प्यार और ये सब भी आता है, टीनेज का टाइम है, तो ये समझ लो कॉलेज जाने के बाद सब मिल जाता है, कॉलेज के पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। कैटेगोरिकली क्लैरिफाई कर रहे हो तुम। और अगर कॉलेज के पहले मिल भी रहा है तो कुछ नहीं टिकने वाला, मैं आज लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में टिकता है, तो आज के टाइम में बता रहा हूँ जो होना है वो बाद में देखना, अभी से इन सब चीजों में मत पड़ो बस। और इससे ज़्यादा वोकल और क्लैरिटी वाला बात क्या ही हो सकती है ना। बस चलो बहुत अच्छे। तो अच्छा, तुम ड्रॉप ईयर के बारे में बताना चाह रहे थे, सो प्लीज़ टेल, मतलब बहुत सारे ड्रॉपर्स भी इसको सुन रहे होंगे, और ड्रॉप ईयर में काफ़ी बार ये भी होता है ना, जैसे तुम्हारा तो यार ऐसा नहीं था कि यू डिड ए बैड स्कोर एंड देन यू ड्रॉप, हमारा तो ये था कि तुमने गलत कुछ है ना, डेट ऑफ बर्थ वाला चक्कर। बट ये होता है ना कि काफ़ी बार ड्रॉप ईयर में हम ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं कि घर वाले भी बोल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी देख के जा रहे हैं, हाँ भाई ड्रॉप कर रहा है बंदा, क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोचिंग वाले भी देख रहे होते। तो इस सारी सिचुएशन को हाउ डिड यू मैनेज, और व्हाट, प्लीज इलैबोरेट योर ड्रॉप ईयर। या ड्रॉप एक तरीके से जिम्मेदारी होती है कि आप पूरे सबके फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो उसको पार करने। तो अगर आप चाहते हो रियली डॉक्टर बनना तो एकदम अच्छे से ड्रॉप देना होता है, बट हमेशा पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इट शुड बी लाइक जब तुम प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो जैसे अगर 10th में जब स्टार्ट के एंड में स्टार्ट करने जा रहे हो तो 11th में, तब आप एक चिलेस्ट बंदे होते हो। ठीक है, बट आपका सिलेक्शन ज्यादातर कहाँ रुकता है, बोर्ड्स और कंपटीशन के बीच में फंसने से। बिल्कुल। ठीक है, अब ऑनलाइन के टाइम पे ये चीज नहीं हुई, उसी के कारण कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं हमको, बट यहाँ फंसते हो। तो अपनी अप्रोच रखो, हाँ बोर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, एंड दोनों को कभी मिक्स मत करो, अलग अलग करो। और वो बात अलग है, अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे तो बोर्ड्स में भी अच्छा लिखना आ जाएगा, तो अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। बिल्कुल। फिर ये रहता है कि ड्रॉप स्टार्ट करते टाइम आपको चिलेस्ट रहना है। ठीक है,
तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि रिजल्ट के बाद ड्रॉप दो। बाकी इस बार रिजल्ट भी बहुत लेट हो गया, काउंसलिंग बहुत लेट हो गया, कुछ लोगों की अभी चल रही है, तो अभी तो इतनी ज़्यादा काम की नहीं, लेकिन अगर आप फिर से कभी या फिर कोई और देख रहा हो जिसको ड्रॉप आगे करना पड़ जाए, हमेशा अपना माइंड सबसे चिल रखो। इट वॉज लाइक मेरा था, मैंने 2 साल सेक्रीफाइसेस किए और रिजल्ट था 0, रिजल्ट या पेपर ही नहीं देने को मिला। तो मैंने अपने आप को रखा मैं सारी चीज़ें कर लूँगा कि फिर हाँ 1 साल अब मुझे अच्छे से बैठना है। तो इट वॉज लाइक नानी के घर नहीं गया था 2 साल, नानी के यहाँ हुआ, थोड़ा घूमना था, थोड़ा घूम लिया, मूवीज़ देखनी थी, सब कर लिया। उसके बाद जब बैच बन रहा था तो तब भी मैं अपने नानी के यहाँ था, तो जैसे टीचर्स ने बोला आ जाओ पढ़ने, तो मैंने बोला मैं 2 दिन बंक कर दूंगा लेकिन आऊँगा तो नहीं। अभी ये नहीं रहना चाहिए कि बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं 2 दिन और रह लेता तो बहुत मज़ा आता मुझे, ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए दिमाग में। तो वो बैच भी शिफ्ट करवाया मैंने इस चक्कर में। एंड फिर जब एकदम चिल हो गए उसके बाद प्रिपेयर करना है। अब जब प्रिपेयर करना है तो मैंने अपनी एक नई अप्रोच बनाई कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, वो नहीं काम की तो बैक टू नॉर्मल जो पहले अप्रोच थी उस पर आ गया। हमेशा अपने आप को जानो, आपके लिए अलग अलग चीज़ें, ठीक है, मेरे लिए इतने में हो गया अच्छा था, हो सकता है आपके में दूसरों चीज़ों से हो, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दो। एंड हमेशा इस बात पे ध्यान दो, नंबर ऑफ आवर्स कभी मैटर नहीं करते। मैं 3-4 घंटे नॉर्मल पढ़ के ही अच्छा किया हूँ एंड मुझे पता है मैं उतने में ही अच्छा करूँगा। मेरे लिए स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्लीप एडिक्वेट लो, अपने आप को जानो कितना सोने पे तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश रहता है। मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट का कॉन्सेप्ट मिनिमम, हाँ। तो और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की सोचो। रीडिंग एक बार नॉर्मल जल्दी जल्दी वाली लो, फिर एक कॉम्प्रहेंसिव वाली लो, सीखो समझो एंड एकदम किताबों में डूबने का सोचो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये बात लेकिन आज MBBS में नहीं डूब पा रहा हूँ लेकिन जो उस टाइम था उस टाइम में डूबा करता था। मुझे फिर से डूबना पड़ेगा तभी मेरा PG में भी अच्छा होगा एंड वो सब चीज़ें जानता हूँ एंड फिर उनको अच्छे से फॉलो करूंगा और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाऊंगा अपना फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट विशेस यार। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। सो लेट्स डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर राउंड। सो बी वेरी क्विक क्योंकि रैपिड फायर है ना। Okay, और तो पहला सवाल, वन सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट? फिजिक्स। ओके, व्हाट इज अ गुड स्पाई कोड नेम फॉर यू? स्पाई मूवीज तो देखते होगे। स्पाई कोड फॉर मी, हाँ। that will be tough. I want to skip that. Okay, cool. No worries. What is one thing you regret spending money on? Lot of food. कोई नहीं, that's good. है ना, अब भोपाल में रह रहे हो तो खाओगे बिल्कुल। अच्छा, then okay, what movie do you enjoy quoting the most? ये जवानी है दीवानी। Okay, any quote you would love to quote? है ना यहाँ पर। मैं गिरना चाहता हूँ, संभलना चाहता हूँ, that one. Okay. मुझे अच्छे से याद नहीं रहते कोट्स, में ज़्यादा नहीं देखा हूँ क्योंकि। कोई बात नहीं। Okay, if you could be transformed into one animal, which one would you choose? And why? Tiger. Why? Because I want to be the most superior one. Okay, ठीक है. Then there is this phrase, you need to complete it. The way to my heart is. The way to my heart is being true, being yourself. That's very very beautiful answer. Okay, then what is one thing you wish you enjoyed more? I wish that I enjoyed my first year more because सबको समझने और उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बनाने में उसमें लॉस हो गया बहुत सारा। लेकिन अगर मैं सब पहले से समझता कि फ्लो में ही चलना है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता था। Okay, and last one would be what never fails to make you laugh? Some cringe joke. Okay. So that was really great and we wish you great success ahead, है ना। और ऐसे ही लाइवली रहो, ऐसे अल्ट्रा एक्सट्रोवर्ट रहो, है ना, एंड से कीप एक्सप्लेनिंग थिंग्स। एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, है ना। सो काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह काफ़ी कुछ है इसमें, है ना। हाँ, जूनियर्स को देने में काम आएंगे। तो ये देख लो, बिल्कुल ज़्यादा जूनियर्स कमी है वैसे, बट कोई बात नहीं, है ना, बांट लेना, सबको शेयर कर लेना, है ना। 21 बैच अभी PCT दिया होगा, फेल होके आना, ले लेना। ओके, सो अपनी CTWT पे एक परंपरा है टाइगर टॉपर। सो यार यहाँ पर तुम अगला इंटरव्यू किसका देखना चाहते हो? इफ यू वुड लव टू टैग एनी ऑफ योर फ्रेंड और जूनियर्स। अगर मुझे किसी को टैग करना हो तो मैं यश गुप्ता को टैग करना चाहता हूँ MMC में। एंड यू आर द गाय हु आई मेट इन द नोडल सेंटर एंड आई थिंक वी आर क्वाइट सिमिलर, बट तुम्हारी भी काफ़ी नई अप्रोच रही है एंड यू नो तुम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हो। यू हैड बेटर रैंक्स इन एम्स देन मी
एंड कैसे थोड़ा सा मिस करने के बाद भी कैसे कोप अप करना होता है कॉलेजेस के साथ, वो तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो. ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम. ग्रेट. सो वी वुड लव टू हैव हिम हियर. ठीक है, देखते हैं हम कब उनको ला सकते हैं यहाँ Yes, पर. sir. एंड वी वुड लाइक टू वाइंड दिस अप बाय वन मैसेज फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो नीट देने वाले हैं अभी, उनके लिए एक मैसेज तुम्हारी तरफ से. मैं बस एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी के पीछे बहुत ज़्यादा मत फॉलो करना. अपने ड्रीम्स को फॉलो करो. जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो. इट्स लाइक केवल 10 to 15% लोगों के फेलियर होते हैं एंड नीट में शायद फेलियर 98% लोगों के होते हैं. तो इवन इफ यू फेल इन दिस एग्जाम, योर नॉलेज यू गेन, द एनीथिंग यू गेन इन योर लाइफ, दैट विल ओनली हेल्प यू. एंड फिर उसके बाद अगर कोई और फील्ड में भी जाते हो या इस फील्ड में भी आते हो, इस फील्ड में भी अभी बहुत स्ट्रगल है आगे भी. एंड अगर कहीं और भी जाते हो तो हमेशा ये ट्राई करो कि अपनी फील्ड में बेस्ट रहना है. मैं मेडिकल फील्ड के लिए नहीं बना था, बट आई एम गोइंग टू बी बेस्ट इन दिस, दैट आई कैन प्रॉमिस यू. So that was really a great message for all the NEET aspirants, and I sincerely hope कि you learned a lot from this interview because बहुत ज़्यादा तुम्हारे से रिलेटेड ये इंटरव्यू था. कोई बहुत हाइप्ड अप बातें नहीं थी, है ना, ज़मीन से जुड़ी हुई रियल बातें थी. सो इसको अपने सारे दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना. एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स, एनी सजेशंस, डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब तक पहुंचा दो. एंड दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच.